नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 जानकारियां लेके आए हूं जो आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं दोस्तों, जिसके बारे में आगे बता देता हूं आपको कि 8वें पे कमीशन में कंप्रेशन रेशियो का एक कॉन्सेप्ट सामने आया है। यह कंप्रेशन रेशियो क्या है? जिस कंप्रेशन रेशियो की वजह से नीचे लेवल के जो कर्मचारी या पेंशनर्स हैं उनको ज्यादा बढ़ोतरी या ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, और ऊपर लेवल के जो कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं उनके लिए कम फिटमेंट फैक्टर का प्रावधान हो सकता है, क्योंकि यह कंप्रेशन रेशियो का एक जस्टिफिकेशन होना, जस्टिफाइड होना बेहद जरूरी है। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ प्री मैच्योर रिटायरीज को ओआरओपी लागू करने के संदर्भ में पीसीडीए की तरफ से लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट लेटर जारी हुआ है, उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में सैनिक, पूर्व सैनिक और उनके फैमिली पेंशनर्स को न्याय मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, बैंक ने अभी डीएसपी में कुछ फैसिलिटीज का इजाफा किया है, उसको लेकर के करार हुआ है, वो भी आगे आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं 4 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि ये सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और वो चैनल के वीडियोस देखते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है उनको चैनल के वीडियोस देखने को ना मिले, उनको नोटिफिकेशन ही ना जाए। इस वजह से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहें। वीडियोस देखना फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप आपके पेंशन से जुड़े हुए समस्याएं मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करें। उसके आगे फिर मेंबर्स ओनली वाले, जो केवल मेंबर्स के लिए वीडियोस होते हैं, उन वीडियोस को देखें। वहां आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फिर आप मुझसे संपर्क करके अपने पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं साझा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, दिल्ली हाईकोर्ट ने एएफटी के पावर बढ़ा दी है। लाखों सैनिकों, पूर्व सैनिकों और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए गुड जजमेंट आया है। जी हां दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने कल यानी कि 23 फरवरी को ही एक ऐसा आदेश पारित किया है जिसमें एएफटी के अधिकारों को बढ़ा दिया है। जी हां, ये एक अच्छी खबर है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा जजमेंट है। लाखों की संख्या में सैनिक, पूर्व सैनिकों को आने वाले समय में कई सारे ऐसे केसेस में एएफटी के जरिए ही न्याय मिल सकता है। चलिए आदेश जो पारित किया गया माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उसको देखते हैं। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का ये एक ऐतिहासिक आदेश 23 फरवरी 2026 का आप देख पा रहे हैं, जिस आदेश के जरिए कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में सैनिक, पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक अच्छा आदेश माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने पारित किया है। और ये केस था भारत सरकार के खिलाफ, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ कर्नल मुकुल देव जी का। अब इस केस में हुआ क्या है, कैसे ये आदेश बेहद अहम है, वो आगे समझाता हूं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स जो एएफटी द्वारा पारित किए जाते हैं, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किए जाते हैं, उनको सरकार लागू नहीं करती है। तो सरकार के खिलाफ जो कंटेम्प्ट का जो आदेश होता है, जो अधिकार होता है, वो कहीं ना कहीं माननीय एएफटी के पास नहीं होता था। तो अब लेकिन माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आदेश के जरिए कंटेम्प्ट का अधिकार एएफटी को प्रदान कर दिया है। जो आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे जजमेंट हो सकते हैं जिनके ऊपर सरकार जो है अमल ना करे, जिनके ऊपर सरकार उनको लागू ना करे। तो अब इस आदेश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एएफटी को ही कंटेम्प्ट का आदेश दे दिया, यानी कि कोर्ट की आदेश को ना मानने के ऊपर जो एक पावर के तहत, एक अधिकार के तहत जो कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है सरकार के खिलाफ भी या किसी भी पार्टी के खिलाफ, वैसा जो है अधिकार अब दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के जरिए एएफटी को दे दिया गया है। जो आप यहां देख पा रहे हैं, इसका फाइनल जो लाइन है मैं आपको वो समझा देता हूं, क्योंकि ये अहम है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स रह जाते हैं एएफटी के जो लागू नहीं किए जाते। तो देखिए, अब देखिए आवर कंक्लूजन, माननीय कोर्ट ने अपने कंक्लूजन में क्या कहा है, 87 पैराग्राफ है, उसका फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, फर्स्ट सब पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है, सेक्शन 19 ऑफ AFT एक्ट डज नॉट एम्पावर द AFT टू प्रोसीड अगेंस्ट एनी पर्सन और disobeying a final order or judgment rendered by it disposing of a list। यानी कि देखिए दोस्तों, ये जो सेक्शन 19 AFT एक्ट का है वो AFT को पावर नहीं देता है
कि वो कंटेम्प्ट करे, यानी कि अपने जजमेंट को डिसऑबे करने से उसके ऊपर कुछ एक्शन ले, वो अधिकार नहीं देता है। तो उसी को देखते हुए माननीय कोर्ट ने अब आगे देखिए अगले पैराग्राफ में क्या कहा, ये देखिए सब पैराग्राफ 4 में क्या कहा है, disobedience of any final order or judgment of the AFT would however attract section 10 of the contempt of court act and be punishable thereunder। यानी कि कहीं ना कहीं AFT का आदेश को अगर नहीं माना जाता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस भी हो सकता है या कंटेम्प्ट भी उनके ऊपर किया जा सकता है। तो इस तरीके का ये जजमेंट है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में कंप्रेशन रेशियो कम करने की मांग जिससे न्याय संगत फिटमेंट फैक्टर मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, आखिर ये कंप्रेशन रेशियो होता क्या है और इसको कम करने से किस तरीके से न्याय मिल पाएगा और किस तरीके से पेमेंट या पेंशन में बढ़ोतरी मिल पाएगी वो समझेंगे, जिसमें मैंने पे लेवल 1 से 8 तक को 2.46 फिटमेंट फैक्टर, पे लेवल 9 से 12 तक को 2.30 और पे लेवल 13 प्लस उनको 2.19 के हिसाब से यहां आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाने की कोशिश की है। ये पे लेवल 1 to 8 जो होते हैं, ये हमारे अगर फौज के हिसाब से देखें तो जो अदर रैंक जो जवान या जेसीओ होते हैं वो इनमें आते हैं, तो उनको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देने के बारे में ये कहा गया है। उसके आगे उससे ऊपर जो पे लेवल वालों को थोड़ा सा कम फिटमेंट फैक्टर और उससे भी ऊपर वालों के लिए और थोड़ा सा कम फिटमेंट फैक्टर, जो कि 7वें पे कमीशन में इससे उल्टा हुआ था। अब ये कंप्रेशन रेशियो है क्या और इसकी वजह से कैसे फर्क पड़ेगा वो समझते हैं। चलिए अब ये रहा दोस्तों, ये रहा व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो आखिर है क्या, इसको समझते हैं। कंप्रेशन रेशियो इज सिंपली वे टू अंडरस्टैंड द सैलरी गैप बिटवीन द lowest paid and highest paid employees in the central government. It shows how many times more the maximum salary is compared to minimum salary। दोस्तों कंप्रेशन रेशियो वो आंकड़ा है, वो डिफरेंस है जो सबसे ऊपर लेवल वाले और सबसे नीचे लेवल वाले का सैलरी को कंपेयर करता है, यानी कि जो अनुपात होता है वही कंप्रेशन रेशियो है। अब इसमें सिंपल तरीके से अगर बोलें तो कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू मैक्सिमम पे डिवाइडेड बाय मिनिमम पे। एग्जाम्पल 7वें पे कमीशन का एग्जाम्पल देते हैं हम। 18,000 रुपए मिनिमम पेमेंट है 7वें पे कमीशन में और मैक्सिमम पेमेंट 2.5 लाख रुपए है। तो इसको अगर हम कंपेयर कराएं तो कितना बनता है 13.9। कहने का मतलब है 1:14, लगभग 14 है। 13.9 लगभग 14 है, तो 1:14 का रेशियो बन रहा है। यानी कि अगर सबसे नीचे वाले की तनख्वाह या पेंशन 1 रुपए है तो सबसे ऊपर वाले की 14 रुपए है। तो डिफरेंस ये है, जो डिफरेंस है इसी को कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। आगे मैं आपको पे कमीशन दर पे कमीशन कैसा रहा है और 8वें पे कमीशन में इसको कम करने का क्या फॉर्मूला हो सकता है वो भी आगे समझाऊंगा। तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट वाले का ये डिफरेंस है। चलिए अब यहां पर मैं समझाता हूं दोस्तों। देखिए अगर हम कंप्रेशन रेशियो को कंपेयर करें पे कमीशन दर पे कमीशन, तो फर्स्ट पे कमीशन देखिए जो कि 46 से 47 में 1946 से 47 में आया था। मिनिमम पेमेंट 55 रुपए, मैक्सिमम 2,000 रुपए। तो रेशियो देखिए कितना ज्यादा हुआ करता था, 1 बनाम 36.4। अगर नीचे लेवल वाला 1 रुपए कमा रहा है, 1 रुपए का तनख्वाह ले रहा है, तो सबसे ऊपर लेवल वाला 36.4 रुपए का जो है उतना डिफरेंस था। ऑब्वियसली डिफरेंस होता, क्योंकि वो तो अंग्रेजों की समय की बात है। अंग्रेज वैसे भी उसी तरीके का पॉलिसी इस्तेमाल करते थे, ऊपर वाला ज्यादा से ज्यादा ऊपर, नीचे वाला ज्यादा से ज्यादा नीचे। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो जो आजादी के 75 साल भी हम मना चुके हैं। तो देखिए अब ये रेशियो पहला पे कमीशन में कितना था। अब दूसरे में देखिए जो सेकंड पे कमीशन में जो 57 से 59 में आया, 1957 से 59 में आया, इसमें 80 रुपए मिनिमम था, मैक्सिमम 3,000। जो रेशियो और बढ़ गया। देखिए अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी रह गई, अंग्रेजों की पॉलिसी रह गई, उसी टाइप की बात है ये। देखिए 1 बनाम 37.5 का डिफरेंस बन गया। अब चलिए तीसरे पे कमीशन में चलते हैं। तीसरे पे कमीशन 1972-73 में लागू हुआ था। 196 रुपए मिनिमम और 3500 रुपए मैक्सिमम, जो कहीं ना कहीं कंप्रेशन रेशियो को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है तीसरा पे कमीशन। अब चौथा पे कमीशन देखिए। चौथा पे कमीशन 1986 में आया, 750 मिनिमम, 8,000 मैक्सिमम, और ये कंप्रेशन रेशियो और ज्यादा कम हो गया, जो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लग रहा है। अब चलिए पांचवा पे कमीशन। पांचवे में 1996 पांचवा पे कमीशन आया,
2550 मिनिमम और 26,000 मैक्सिमम पेमेंट, जो कि कंप्रेशन रेशियो को और कम करता है। और आगे देखिए छठा पे कमीशन आता है 2006 में 7,000 रुपए मिनिमम और 80,000 रुपए मैक्सिमम के साथ, जो कंप्रेशन रेशियो को लगभग इसके बराबर ही रख रहा है, थोड़ा सा ऊपर चला गया। लेकिन जैसे ही सातवां पे कमीशन आता है 2016 में 18,000 रुपए मिनिमम और 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम के साथ फिर से कंप्रेशन बढ़ जाता है 1 बनाम 14 के आसपास। यानी कि ये तो फर्क आपको पहले से ही पता है, क्योंकि सातवें पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया, नीचे वालों को कम, ऊपर वालों को ज्यादा, ये आप सबको पता है। ये रक्षा मंत्रालय ने अपने एक लेटर के जरिए भी जानकारी दी थी। एक बार जब मांगा गया था क्लैरिफिकेशन, तो ऐसा हुआ है, ऐसा माना गया था। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी ये कंप्रेशन रेशियो में बढ़ोतरी हुई है। अब अगर कंप्रेशन रेशियो में अगर कटौती करवाना है, तो कंप्रेशन रेशियो में कटौती कराने का एकमात्र उपाय है जो मैंने ये बोला है, पे लेवल नीचे वालों को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, पे लेवल बीच वालों को लगभग उससे थोड़ा सा कम फिटमेंट फैक्टर, और पे लेवल सबसे ऊपर वालों को सबसे नीचे का फिटमेंट फैक्टर। ऐसा अगर किया जाता है तभी ये कंप्रेशन रेशियो में जो है गैप कम हो सकता है। तो आप सबने देखा। चलिए, ये रहा आपको कंप्रेशन रेशियो के बारे में 8वें पे कमीशन से संदर्भित जानकारी। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जानकारी है पीएमआर को ओआरओपी मिलने की ओर एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जी हां दोस्तों ये जो पीएमआर का जो केस है, ये इससे भी संबंधित है। क्यों संबंधित है? मैं सबसे पहले तो पीएमआर को लेकर के पीसीडीए ने अभी जो लेटर जारी किया फरवरी के महीने में, उसको दिखाना चाहूंगा, उसको देखेंगे फिर आगे बात करेंगे। दोस्तों ये अभी फरवरी 2026 में पीसीडीए ने पेंशनर को प्री मैच्योर रिटायरीज को ओआरओपी के संदर्भ में जवाब दिया है, जो जवाब आप देख पा रहे हैं, जिसमें पेंशनर ने, वो प्रीमेच्योर रिटायरी थे जुलाई 2014 के बाद के, तो उन्होंने ओआरओपी को ग्रांट करने के लिए जब ग्रीवेंस डाला था, तो उसका जवाब पीसीडीए ने दिया है। और पीसीडीए ने क्या कहा है, देखिए, इन दिस कनेक्शन इट इज इंटीमेटेड दैट you are not eligible for OROP revision as your clause of discharge is on request. OROP revision is not applicable on pensioners retired on or after 1 जुलाई 2014, that is after previous OROP on premature retirement / on request as per circular 666 dated 20 जनवरी 2023 4.4 of para 4 of this office। यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी पीसीडीए द्वारा मना किया जा रहा है प्रीमेच्योर रिटायरी जुलाई 2014 के बाद के रिटायरीज को ओआरओपी देने से दोस्तों। यानी कि लेटेस्ट जो अपडेट है अभी तक का, ये फरवरी 2026 का लेटर है पीसीडीए की तरफ से, यही है कि अभी तक प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी लागू नहीं किया गया है। दोस्तों प्रीमेच्योर रिटायरी जो जुलाई 2014 के बाद के रिटायरी हैं, उन्होंने कई सारे पेंशनर्स ने केस किया है एएफटी में, और एएफटी के जरिए उनको ओआरओपी लागू करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। साल भर से भी ज्यादा कुछ समय हो चुके हैं उन आदेशों को, लेकिन ना सरकार ने उनको लागू किया है, ना ही कहीं उनको चैलेंज किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में उन आदेशों को लागू ना करने की वजह से जो कंटेम्प्ट का अधिकार अगर एएफटी के पास आ जाए, जो दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट को मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, तो इस कंटेम्प्ट के जरिए अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रीमेच्योर को ओआरओपी मिलने की ओर और एक कदम आगे बढ़ा जा सकता है। तो अब जितने भी आदेश आ चुके हैं और उस समय सीमा निकल जाने के बाद भी प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी देने के आदेश को सरकार की तरफ से अमल नहीं किया गया है, तो उनके ऊपर अब मेरी तो राय यह है कि कंटेम्प्ट का जो है पिटीशन फाइल कर देना चाहिए जजमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, बैंक ने बढ़ाई डीएसपी में सुविधाएं, एडीजीपीआई ने दी जानकारी, नया करार। जी हां दोस्तों, एक बैंक के साथ नया करार हुआ है, जिसके बारे में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन की तरफ से जानकारी दी गई है आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से। ये देखिए, ये करार हुआ है, और ये किसके साथ हुआ है, इसमें थोड़ा सा एक चिंताजनक बात भी है जो आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये करार हुआ है आर्मी और जो बैंक ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये सिग्नेचर हुआ है। इंडियन आर्मी एंड यस बैंक हैव रिन्यूड देयर एग्जिस्टिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU on 20 फरवरी 2026 for the provision of the comprehensive banking services and enhanced insurance benefits to serving and retired army personnel। यहां पर लिखा हुआ है सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, लेकिन आगे मैं समझाता हूं कि क्यों थोड़ा सा चिंताजनक बात है। चलिए, द MOU हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर ए फर्दर 3 years until फरवरी 2029। फरवरी 2029 तक के लिए
ये एमओयू एक्सटेंशन कर दिया गया है, लेकिन अंडर द रिन्यूड एग्रीमेंट ऑल सर्विंग पर्सनल इंक्लूडिंग अग्निवीर्स विल बी कवर्ड बाय अ कॉम्पिटिटिव पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफ ₹1 करोड़। यहां पर पेंशनर्स का जिक्र नहीं है, यहां कहा गया है ऑल सर्विंग पर्सनल इंक्लूडिंग अग्निवीर विल बी कवर्ड। चलिए, इन एडिशन द बैंक विल प्रोवाइड एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस of 1 crore along with allied benefits such as 10 lakh cover for death due to acts of terrorism, a higher education grant of 5 lakh and an additional girl child cover up to 5 लाख रुपए। ये भी एडिशनल फैसिलिटीज रहेंगी। तो द रिन्यूअल अफर्म्स द शेयर कमिटमेंट, ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पर पेंशनर्स का जिक्र न होना एक सवाल खड़ा करता है। हालांकि यहां पर लिखा हुआ है सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल करके यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेंशनर्स के लिए कितने का कवर रहेगा वो चीज भी यहां मेंशन होना जरूरी था। चलिए, बहरहाल यस बैंक के साथ भारतीय सेना का करार अगले 3 साल के लिए रिन्यू हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।